हम लोग दिल्ली सल्तनत पे आ गए थे और शुरुआत करनी है गुलाम वंश से। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा दिल्ली पर। ये जो शासन दिल्ली का कहा जाता है, रियलिटी में ये शासन दिल्ली का बाद में आया जब इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली लेके आया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला गुलाम वंश का शासक था, ये लाहौर में बैठा था। उसके बाद में राजधानी दिल्ली आई है, लेकिन चूंकि वहीं से वंश शुरू हो रहा है और वहीं से शुरुआत हो रही है, इसलिए एक छोटे से पीरियड को 5-7 साल का जो पीरियड था, उस पीरियड को हम दिल्ली में ही काउंट करते हैं। ये हमारे इतिहासकारों ने उचित समझा कि उसको दिल्ली में ही काउंट कर दिया जाए, ना कि उसको लाहौर अलग से नाम दिया जाए। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से बड़ा प्रतिभाशाली था, और चूंकि गुलाम वंश है, गुलाम शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है कि गुलाम रहा होगा। इसकी बिक्री कर दी गई थी, और बिक्री करने के बाद इसको एक अबू हनीफा के पारिवारिक हैं, काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। अबू हनीफा के पारिवारिक या खानदानी हैं या उनके वंशज हैं काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी। काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने इनको खरीद लिया था, और खरीदने के बाद अपने बेटों की तरह इनकी परवरिश की थी। परवरिश करते करते इसको उन्होंने विद्याओं में पारंगत बनाया, बहुत सारी शिक्षाएं दी, एजुकेशन के साथ साथ युद्ध कला सिखाई, नीति शास्त्र सिखाया। तो काजी साहब ने इसको अपने बेटे की तरह परवरिश करके बड़ा किया। लेकिन काजी की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने इसको फिर से बेच दिया, क्योंकि गुलाम तो था ही, काजी खरीद के लाया था, और काजी के सारे राइट्स अब उनके बेटों के पास पहुंच गए थे। तो बेटों ने, चूंकि राइट पहुंचे थे और गुलाम था, तो बेटों ने इसको फिर बेच दिया। बेचने के बाद इसको गौरी ने खरीद लिया, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी इसको खरीद के ले गया और वो अपने अभियानों में इसको साथ रखा। मोहम्मद गौरी ने इसको अपने अभियानों के साथ रखा, तो इसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, इसकी काबिलियत को देखते हुए, इसकी भक्त प्रणयतों को देखते हुए इसको अमीर बना दिया। अमीर से मतलब था जो कुछ विशेष लोग, जो मंत्रालय हम कह लें आज की तारीख में कि मंत्री होते थे, तो उसने अमीर बना दिया। और अपनी मातहत जब उसने अमीर बना दिया, तो और अमीरों में ही कोई सामान्य अमीर नहीं, अमीर ए आखूर, बहुत महत्वपूर्ण पद होता था अमीर ए आखूर का, और ये होता था अस्तबलों का प्रधान। मोहम्मद गौरी के साथ इसने कई एक अभियान किए, जैसे गोर में अभियान किया, बामियान में अभियान किया, गजनी में अभियान किया, और कुशल नेतृत्व किया, कुशलता पूर्वक उसने भाग लिया। तो गौरी बड़ा खुश हो गया। गौरी जब भारत की तरफ आया, तो भारत में आते समय भी ऐबक को साथ लाया, और ऐबक को जब वो साथ लाया, तो ऐबक जब मोहम्मद गौरी का युद्ध कन्नौज के शासक के साथ हुआ है 1894, वो 1194 में, तो 1194 के युद्ध में इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, चंदेरी के युद्ध में जयचंद के खिलाफ। मोहम्मद गौरी इससे बड़ा खुश हुआ, और मोहम्मद गौरी उसके बाद वापस चला गया था। वापस जाते समय भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना गया था इसको। तो अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग सूबेदार बना गया था, जैसे ताजुद्दीन एल्दौद, नासिरुद्दीन कोबाचा, गयासुद्दीन मोहम्मद, ये उसके सब गुलाम थे, और इनको अलग अलग स्थानों पर वो सूबेदार बना के गया था। तो भारतीय प्रदेशों का जो मेन हिस्सा था वो ऐबक के पास था। अब ऐबक के पास जो हिस्सा था, तो जब वापस आया है दोबारा मोहम्मद गौरी, और खोखरों के साथ युद्ध लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई,
जब वापस जा रहा था, दोबारा वापस जा रहा था, तो खोखरों के साथ युद्ध लड़ते मृत्यु हो गई, चूंकि वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया था मोहम्मद गौरी, और उसके अपने कोई पुत्र भी नहीं था। तो भाई ये जो उसने प्रदेश जीते थे और जहां जहां वो शासन कर रहा था उनका क्या हो। तो उसके जो गुलाम जहां जहां उसने सूबेदार नियुक्त किए थे वहां वहां गुलामों ने कब्जा कर लिया और गुलामों ने शासन करना शुरू कर दिया। तो अब गुलामों के बीच में युद्ध चला। गुलामों के बीच में युद्ध कहां, किसके किसके बीच में चलेगा? गयासुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन एद्दौल और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये उसके उत्तराधिकारी बने होंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें बड़ा माइंडेड था। उसने वैवाहिक संबंध बनाकर, इसमें इल्तुतमिश भी शामिल था, उसने वैवाहिक संबंध बनाकर आधों को तो ऐसे ही समाप्त कर दिया। कैसे कैसे वैवाहिक संबंध बनाए? उसने ताजुद्दीन एल्तौत, जो गजनी का शासक बना, उसकी पुत्री से अपना विवाह कर लिया। इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जो बदायूं का सूबेदार था। और नासिरुद्दीन कुबाचा, जो मुल्तान और सिंध का शासक था, उससे अपनी बहन का विवाह कर दिया। इस प्रकार उसने सबको सेटल कर दिया, जितने गुलाम थे और जितने उधम मचा रहे थे सबको उसने सेटल कर दिया। अब एक बचा गयासुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद सही मायने में उत्तराधिकारी बना मोहम्मद गौरी का, लेकिन मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद उसने ऐबक को अपना सुल्तान मान लिया। और जब ऐबक को अपना सुल्तान मान लिया तो फिर सारे विवाद ही खत्म हो गए। ऐबक अब इस भारतीय प्रदेशों का एक क्षत्र सुल्तान बन गया और ऐबक यहां पर अब शासन करने लगा। ऐबक के अगर हम हिस्सों को कहें, ऐबक के पूरे शासन प्रणाली को कहें तो 1192 भारत में जो बात कह रहे हैं वो 1192 में भारत में वो आया है मोहम्मद गौरी के साथ, और 1210 में उसकी मृत्यु हुई पोलो खेलते समय लाहौर में। तो 1192 से लेकर 1210, लगभग 18 वर्ष या 19 वर्ष, इन 19 वर्षों का उसका भारतीय इतिहास है। इन 19 वर्षों को, 18 वर्षों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो हिस्सा हम बनाए हुए 1192 से लेकर 1206, 1192 से लेकर 1206, ये तो सैनिक गतिविधियों में ही विलिप्त रहा। 1206 से लेकर और 1208, 1206 टू 1208, 1206 से लेकर 1208 को हम दूसरे हिस्से को माने तो ये राजकीय राजनयिक गतिविधियों में रहा, शादी विवाह ये वो सब करता रहा। 1208 से लेकर और 1210, ये जो उसका अंतिम समय है, इसने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाई और दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा बनाकर वो दिल्ली में शासन करने के लिए व्याप्त हो गया, मतलब ठीक ठाक बैठ गया। लेकिन दुर्भाग्यशाली था, 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। चूंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह उसने इल्तुतमिश के साथ किया था, और इल्तुतमिश उस समय बदायूं का शासक था। अभी क्या हुआ कि जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके बेटे को अमीरों ने लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन वो एक कमजोर शासक था। इधर इल्तुतमिश एक होनहार व्यक्ति था, मोहम्मद गौरी का छाटा हुआ था और मोहम्मद गौरी की सेना में था, उसका अमीर था। उसने खोखरों के खिलाफ युद्ध करते समय इल्तुतमिश ने मोहम्मद गौरी की बड़ी मदद की थी। और इल्तुतमिश, इसने मोहम्मद गौरी के अपने तो कोई संतान थी नहीं, तो वो क्या करता था, वो सब गुलामों को इकट्ठा करता था और गुलामों को शासक बनाता था। इस प्रकार से वो शासन करता था। तो गुलामों से शासन करवाता होगा तो जाहिर सी बात है कि बड़े होशियार और बड़े काबिल गुलाम उसने ढूंढे होंगे। तो इल्तुतमिश बदायूं से दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने इस गुट के साथ मेल मिलाप करके उसको पदच्युत किया, उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया और उसने अपनी राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर ली। क्योंकि वो बदायूं का था, बदायूं दिल्ली से लगा हुआ एरिया है। अब बदायूं और लाहौर के बीच दिल्ली पड़ता है, तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली में शिफ्ट हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश, जो दूसरा गुलाम था, वो बैठा। इल्तुतमिश एक बड़ा ही होनहार व्यक्ति था। उसने 40 लोगों का एक चहलीसा बनाया शासन करने के लिए। चूंकि अमीरों का बड़ा वहां पर प्रादुर्भाव था और बड़ा विरोध था और अमीरों ने ही इसको सत्ता में बिठाया था,
तो उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अमीरों का एक चहलीसा बनाया और उस चहलीसे के माध्यम से शासन करता था। और अमीर किसको बनाया, मोस्टली इसने भी सब गुलाम ढूंढे, गुलामों को बिठाकर, गुलामों को मिलाकर चहलीसा 40 लोगों के एक कमान बनाई और 40 लोगों का वो जिसको हम मंत्री परिषद कहें, मंत्री परिषद बनाई और उस मंत्री परिषद के माध्यम से वो शासन करने लगा। लेकिन इल्तुतमिश के शासन के बाद वो अपने जीवित रहते ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान का नाम लेता था और कहता था मेरे नाकारा बेटों में एक बेटी ही बेटा है और मेरे बाद मेरे सक्सेसर के रूप में मेरी बेटी ही शासन करेगी, ऐसा वो बोलता था। लेकिन चूंकि उस समय का पुरुष प्रधान समाज था और मुस्लिम जगत तो खासतौर से, महिलाएं तो बुर्का पहन के रहती थी और महिलाओं का तो चेहरा भी नहीं दिखाई देता था, तो रजिया सुल्तान को लोगों ने पसंद नहीं किया और इल्तुतमिश के बेटे को बिठा दिया। इल्तुतमिश का जो बेटा था वो और उसकी मां जो कि स्वयं दासी थी, उन्होंने कुप्रशासन फैला दिया। और इल्तुतमिश तो भाई न्याय पसंद व्यक्ति था, इल्तुतमिश इतना न्याय पसंद व्यक्ति था कि उसने अपने दरवाजे पर, अपने घर पर या महल में 2 शेर बनवाए थे और उन शेरों के पास एक घंटी लगवाई थी कि जिस किसी को भी न्याय की गुहार हो वो घंटी बजा दे। इल्तुतमिश स्वयं उसका न्याय करने के लिए तत्पर रहता था, इतना न्याय प्रसिद्ध था। और उस समय न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण किए जाते थे, तो लाल वस्त्र धारण करने के बाद न्याय मांगा जाता था बादशाह से या लोगों से। लाल वस्त्र धारण करके रजिया सुल्तान जमीन पर उतर आई। चूंकि विद्रोह हो गया राज्य में, विद्रोह होने के बाद इसका बेटा जो गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश का, वो बेटा विद्रोह समाप्त करने के लिए राजमहल से बाहर निकला और जैसे वो बाहर निकला रजिया सुल्तान ने लोगों से मदद मांगनी शुरू कर ली, न्याय मांगना शुरू कर दिया उस मां के खिलाफ और बेटे के खिलाफ, जो मां बेटे गद्दी पर बैठे थे और शासन कर रहे थे। और बेटा तो वैसे ही साला आराम शाह था, आराम करने वाला था, वो कुछ करता कराता तो था नहीं, उसकी मां शासन करती थी और वो बड़ी, चूंकि वो दासी थी तो वो बड़ी अव्यवस्थित रूप से शासन करती थी, सब सिस्टम उसने इल्तुतमिश का बनाया हुआ बिगाड़ दिया था। तो अब रजिया सुल्तान जमीन पर आ गई थी, रजिया सुल्तान के लोगों ने मदद कर दी, उसने गुहार लगाई, उसने मांगा, गुहार लगाने के बाद रजिया सुल्तान जब जमीन पर उतर आई तो रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक हो गया। रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक होने के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी और बेटे की हत्या कर दी गई। अभी ऐसा नहीं इल्तुतमिश के और बेटे नहीं, और बेटे भी हैं, लेकिन रजिया सुल्तान सत्ता पर बैठ गई। इल्तुतमिश कहता था कि मेरे बेटों में सब नकारा है और एक ही मर्द है, मेरी बेटी। जब वो सत्ता पर बैठ गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ राइटर इसमें इस प्रकार की बात करते हैं कि रजिया सुल्तान प्रेम संबंधों की वजह से हार गई और कुछ बोलते हैं कि भाई वो महिला थी इसलिए वो शासन नहीं कर पाई। लेकिन रजिया सुल्तान का 4 वर्ष का शासन था और रजिया सुल्तान का जो 4 वर्ष का शासन था वो शासन उसने बखूबी निभाया और बड़े अच्छे से चलाया। अभी क्या था, वो महिला होते हुए भी कुबा और कुलाह, कुबा और कुलाह, कुबा और कुलाह 2 वस्त्र हुआ करते थे। कुबा कोट को कहते हैं, कुलाह टोपी को कहते हैं। तो वो कोट और टोपी पहन के खुले मुंह से दरबार में बैठा करती थी। उसने महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए थे, महिलाओं के वस्त्र नहीं पहनती थी और उसने जो पर्दा व्यवस्था थी, पर्दा व्यवस्था भी उसने समाप्त कर दी थी। वो पर्दा वर्दा नहीं करती थी, सीधे शासक के रूप में बैठती थी जैसा कि इल्तुतमिश चाहता था। वो जब सत्ता पर बैठ गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ अमीर उसका विद्रोह कर देंगे, कुछ अमीर उसका विरोध करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा अमीर था जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत, इसका नाम हमको इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में मिलता है। ये एक अबीसिनियन था। जब रजिया सुल्तान अपने घोड़े पर बैठती थी तो याकूत उसको हथेली पकड़ के बिठाया करता था। तो लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि भाई याकूत रजिया का प्रेमी था और रजिया के उसके साथ संबंध थे। विद्रोह हुआ, विद्रोह उसने दबाए, लेकिन अल्तूनिया ने जब इसका विद्रोह किया है 1240 में,
तवर हिंद के अक्तादार अख्तूनिया द्वारा किए गए विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया सुल्तान बाहर निकली और तवर हिंद की ओर गई। उस समय इन दोनों को, याकूत और रजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। याकूत की हत्या कर दी गई, रजिया को गिरफ्तार किया गया। इसी पीरियड में इधर इसका दूसरा भाई बहराम शाह सत्ता पर बैठ गया दिल्ली में। लेकिन रजिया सुल्तान तो भाई बड़ी माइंडेड थी। रजिया सुल्तान ने उधर अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और अल्तुनिया के साथ विवाह करने के बाद वो और अल्तुनिया फिर से वापस आए। लेकिन अल्तुनिया और इन दोनों की ही बाद में हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद सत्ता समाप्त कर दी गई। और फिर 1240 में बहराम शाह गद्दी पर बैठा। 1240 में बहराम शाह 2 साल के लिए बैठा, कोई विशेष नहीं बैठा। उसके बाद महमूद शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह बैठा 4 वर्ष के लिए। अब आया नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का पौत्र था नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो शासक था ही नहीं। हकीकत में वो गद्दी पर बैठा था, वो शासक नहीं था। अमीरों ने क्या किया, अमीरों ने उठाकर उसको गद्दी पर बैठा दिया। और वो क्या करता था, वो कुरान लिखता था, कुरान की कॉपी बनाता था और कॉपी बनाकर बेचा करता था, टोपी सिलता था और टोपी बेचा करता था। वो इस प्रकार से शासन करता था और उसको कोई सत्ता से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अमीरों का शासन था और अमीरों में एक बड़ा अमीर था बलबन। बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, नासिरुद्दीन महमूद से। और नासिरुद्दीन महमूद के कोई संतान नहीं थी। जब नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने विवाह कर दिया तो इस प्रकार बलबन ने सन 1246 से लेकर 1266 20 वर्ष तक नासिरुद्दीन महमूद को सत्ता पर बिठाकर खुद सत्ता चलाई बलबन ने। और बलबन ने जब ये स्वयं की सत्ता चलाई, इसने सुल्तान से उपाधि ली थी उलूग खां की। और उसके बाद वो अमीर हाजिब बन गया था। 1249 में अपनी लड़की का इसने इसके साथ विवाह किया और सुल्तान के रहते हुए ही सुल्तान से इसने छत्र प्राप्त कर लिया था। छत्र से मतलब सुल्तान के पद का प्रतीक। तो प्रतीकात्मक रूप से नासिरुद्दीन महमूद के स्थान पर बलबन राज्य कर रहा था, छत्र प्राप्त करके। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद की 1266 में अचानक मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका चूंकि कोई पुत्र नहीं था, बलबन सत्ता पर बैठ गया और इस प्रकार से बलबन का शासन आ गया। और बलबन एक क्रूर शासक था। औरंगजेब से पहले अगर मुस्लिम शासकों में कोई क्रूर शासक पैदा हुआ तो वो था बलबन। लेकिन बलबन भी कुरान शरीफ को मानता था, इसलिए बलबन ने सत्ता प्राप्त करने के बाद शराब और मदिरा को त्याग दिया, किसी भी प्रकार के व्यसन को त्याग दिया और वो सत्ता को फुल फ्लैश, जैसा कि कुरान शरीफ सत्ता को बताती है, उस प्रकार से सत्ता का उपभोग करने लगा। ये खुद एक गुलाम था, लेकिन गुलाम होने के बावजूद इसको नीची जाति के लोगों से बड़ी नफरत थी। इसने अपने प्रशासन में मोस्टली सब के सब उच्च जाति के लोगों का अपॉइंटमेंट किया, उच्च कुलीन लोगों का अपॉइंटमेंट किया। और ये कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है। मैं अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं, मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी नाड़ी जो है वो उत्तेजित हो जाती है, मैं उत्तेजना में आ जाता हूं। अभी क्या था कि चूंकि ये सरदार के माध्यम से जो ये अमीर बना था, अमीर के माध्यम से ही सत्ता तक पहुंचा था, तो इसको मालूम था कि अमीर के जो इल्तुतमिश ने 40 चहलीसा बनाया था, उस चहलीसा की वजह से वो ये सुल्तान बना था स्वयं। तो उसने क्या किया कि ये चहलीसा सबसे पहले समाप्त किया। सत्ता पर बैठते ही उसने चहलीसा समाप्त कर दिया, ये सोच के कि ये चहलीसा ही हमको ऊपर तक लेके आया है, इसी माध्यम से मैं आया हूं,
इसको समाप्त करता हूं और मैं स्वयं में एक फुल फ्लैश शासक की तरह शासन करता हूं, मुझे किसी मंत्रालय की आवश्यकता नहीं, इतनी अमीरों की आवश्यकता नहीं, अमीरों के कहने पे मैं शासन नहीं करूंगा। जब इसने सरदारों, तुर्की सरदारों का ये समाप्त कर दिया और इनको शक्तिशाली होने से रोक दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके ये फुल फ्लैश सत्ता में बैठ गया और सत्ता में बैठने के बाद इसने अपनी सीमाएं सुरक्षित करी। इसका संघर्ष बंगाल से हुआ, बंगाल की राजधानी लखनऊ थी, वहां पर इसने युद्ध किए, बंगाल को अपने अधीन किया। अपने अधीन करने के बाद ठीक प्रकार से शासन करने लगा। लेकिन ये अमीरों का या तुर्कों का प्रभाव कम करना चाहता था, इसलिए इसने फारसी व्यवस्था को अपनाया। और फारसी व्यवस्था के तहत दो चीजें हुआ करती थीं, उन दोनों चीजों को इसने अपने पास लागू करवाया। जैसे एक होती थी पावोस, पावोस व्यवस्था होती थी। पावोस व्यवस्था के तहत राजा के या सुल्तान के पैर को चूमना, तो पावोस व्यवस्था को इसने अनिवार्य कर दिया था। पावोस व्यवस्था के अलावा इसने एक और चीज अनिवार्य की थी, सिजदा। सिजदा होता था घुटनों के बल बैठकर, जमीन पर जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को यूं सलाम करना। तो घुटनों के बल, खड़े होकर सुल्तान को सलाम नहीं करना, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को सलाम करना। इस प्रकार जो अमीरों का अपना एक प्रभाव था और अमीरों की एक तुर्की अमीरों का एक वर्चस्व था, वो वर्चस्व सब जनता के सामने समाप्त करने के लिए, सभी लोगों के सामने उसके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए उसने ये दो व्यवस्थाएं लागू करवाई अपने यहाँ, पावोस और सिजदा। पावोस तो बड़ी खतरनाक व्यवस्था हो गई कि पहले सुल्तान के पैर चूमो और उसके बाद ही बैठो, और सिजदा उसको विधिवत बैठ के सलाम करो और सलाम करने के बाद बैठो। तो अपने आप आधा तो मनोबल वैसे गिर जाता है। इस प्रकार की दो व्यवस्थाएं जो कर लेगा, आधा मनोबल उसका पहले ही गिर जाता है, उसके बाद कुछ और करेगा। तो फारसी व्यवस्थाओं को उसने यहां पर लागू किया। उसके पास, बलबन के पास एक नीति हुआ करती थी, लौह और रक्त। वो अपने शासन को स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता था। वार एवं ब्लड, युद्ध करो, खून बहाओ और शासन करो, इस व्यवस्था को वो मानने वाला था। लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई? 1286 में बलबन का बड़ा बेटा मोहम्मद अचानक मंगोल सेनाओं से घिर गया और युद्ध के समय मारा गया। ये जो मोहम्मद था, ये बड़ा होनहार बेटा था और इसको उसने उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था कि ये उत्तराधिकारी बलबन के बाद वही सत्ता पर बैठने वाला था। लेकिन मंगोलों से वो बच नहीं पाया और मंगोलों के चक्कर में आकर उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का बलबन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मोहम्मद उस समय जिस प्रकार से शासन कर रहा था और जिस प्रकार से सूबेदारी कर रहा था, उससे लगता था कि वो एक महान शासक बनता। जैसे उसने तूतीय हिंद कहे जाने वाले अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था और उसके अलावा अमीर हसन दहलवी को संरक्षण दिया था। ये बड़े साहित्यकार हुए हैं जो बाद में संरक्षण प्राप्त किया है और ये बाद में बड़े राइटर्स के रूप में उभरे हैं। इनको उसने संरक्षण दिया था। अपने पास वो गणितज्ञों को रखता था, अपने पास वो ज्योतिषाचार्यों को रखता था। तो मोहम्मद के ऊपर बलबन को बड़ा गर्व था कि मोहम्मद शासन करेगा। लेकिन मोहम्मद की मृत्यु हो गई। मोहम्मद की मृत्यु के गम में बलबन मर गया। बलबन को किसी को मारना नहीं पड़ा, गम में मर गया। हाँ, वो शरीयत को मानता था, 5 टाइम का नमाज पढ़ता था, शराब का भोग नहीं करता था, भोग विलास नहीं करता था। और फारसी के प्रसिद्ध कवियों को, अमीर खुसरो भी फारसी का कवि था और अमीर हसन दहलवी भी फारसी कवि था। इन फारसी कवियों को उसने अपने दरबार में रखा था। और के ए निजामी एक राइटर हुए हैं, के ए निजामी का कहना है कि बलबन तो फिल्म स्टारों की तरह था। जैसे आज के समय पर फिल्म स्टारों के पीछे मंत्रमुग्ध होकर पब्लिक घूमती है, वैसे बलबन का अपना एक स्वभाव था, अपना एक चरित्र था, जिसकी वजह से पब्लिक बलबन के पीछे दौड़ा करती थी और बलबन से मंत्रमुग्ध हो गई थी। बलबन की कुछ कहावतें भी हैं जो पूरे संसार में जानी जाती हैं।
वो राजा के विषय में कहता है कि सुल्तान कैसा हो। कहता है राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है। राजा का जो हर्ट है वो ईश्वर के प्लेजर्स का एक विशेष स्टोरेज है, और उस स्टोरेज से समस्त व्यक्तियों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए समान उसके समान कोई और नहीं होता। पूरे की पूरी कायनात में सुल्तान या राजा के समान कोई नहीं होता। वो ईश्वर के एक विशेष कोष को धारण करके बैठता है, ये बलबन कहा करता था। दूसरा कहता था एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। तीसरा कहता है राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य, शब्द या क्रियाकलाप की मान्यता दे और प्रशंसा करें। और चौथा कथन है जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ये बलबन के अपने कथन थे। तो बलबन इस प्रकार का शासक था। अभी हम लोग पीछे इल्तुतमिश को छोड़ आए हैं, इल्तुतमिश को हम लोग पुनः कर लें। इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का शासक घोषित किया था। इसके अलावा उसने 2 मस्जिदें बनवाई थी। एक मस्जिद जो अजमेर का संस्कृत विश्वविद्यालय था, अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाकर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनवाई। और कुब्बतुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक विष्णु मंदिर था, उस विष्णु मंदिर को तुड़वाकर कुब्बतुल इस्लाम नाम की मस्जिद बनवाई। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, इस प्रकार का उसका शासन था। बकरी और शेर एक समान, मतलब कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं था, सभी एक समान रहते थे उसके सामने। वो सबको एक सा समझता था, क्योंकि वो स्वयं एक गुलाम था, तो उससे ज्यादा गिरा हुआ अकाउंट पैदा हुआ होगा। वो अपने ही समान, जब वो इतना बड़ा हो गया तो सबको बराबर समझता था। गुलाम भी बड़े थे और छोटे तो छोटे थे ही, और बड़े भी छोटे थे, सबको बराबर रखता था। इल्तुतमिश वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश सत्ता पर बैठा है, इल्तुतमिश की हम लोग चर्चा कर चुके हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इल्तुतमिश के चालीसा की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सम्मान प्राप्त किया था, खिलअत या प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो गुलाम नहीं रह गया था और अब वो स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र सत्ता के रूप में जाना जाता था। उसने 2 सिक्के चलाए थे यहाँ पर भारत में। एक टका, जो बांग्लादेश की आज भी करेंसी है, एक टका चलाया था। और टका चांदी का सिक्का हुआ करता था 175 ग्रेन का, 175 ग्रेन्स का टका चांदी का एक सिक्का होता था। और दूसरा उसने एक सिक्का चलाया था जीतल, जो तांबे का सिक्का होता था। उसने एकता व्यवस्था को शुरू करवाया था, राजधानी लाहौर से उठाकर दिल्ली ले आया था। और उसने अपने दरबार में मिनहाज उल सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे 2 बड़े राइटर्स को संरक्षण दिया था, कवियों को संरक्षण दिया था। और इल्तुतमिश के बारे में ये कहा जाता है, जैसे डॉक्टर आरसी त्रिपाठी इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था भारत में सल्तनत काल का। हालांकि सच कहें तो ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि ये लाहौर से उठाकर राजधानी दिल्ली ले आया था और दिल्ली ले जाने के बाद उसने सही से सत्ता स्थापित की। कुतुबुद्दीन ऐबक तो अपने जो मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित क्षेत्र थे उन्हीं को बैलेंस करने में लगा रहा, और उसको बैलेंस, जब उसकी सत्ता का नंबर आया तब वो निकल लिया।
अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं में एक जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और संभवतः पहला मकबरा भारत में इल्तुतमिश के समय पर ही बना था। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश के समय पर ही बना था और बाद में इल्तुतमिश का दिल्ली में एक कक्षी मकबरा, एक कक्षी मतलब एक कक्ष का मकबरा इल्तुतमिश का भी दिल्ली में ही बना है। ये सल्तनत काल है, वो सल्तनत काल में गुलाम वंश है जिसमें बलबन तक हम लोग देख के आए हैं 1290। अभी बलबन के बाद जो शासक बना वो कैकूबाद 1287 1287 से लेकर 1290 तक कैकूबाद सत्ता में बैठा। लेकिन इनके शासन में एक इनका सेनापति हुआ करता था और सेनापति का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनके सेनापति के समय पर सेनापति बड़ा मजबूत सेनापति हुआ करता था और तुर्क सरदारों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता था, इसलिए इसके खिलाफ लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन ये बड़ा मजबूत आदमी स्वयं में था। बाद में क्या हुआ कि जब कैकूबाद की मृत्यु हो गई तो उसके नाबालिग बेटे को अमीरों ने सत्ता पर बैठा दिया, 3 वर्ष की आयु थी, उसको सत्ता में बैठा दिया। लेकिन ये सेनापति ने उसकी हत्या करी और हत्या करने के बाद वो सत्ता पर बैठ गया और उसने खलजी वंश की स्थापना करी। इस प्रकार खलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि बलबनी परिवार का एक सेनापति हुआ करता था। और खलजियों ने 1290 से लेकर 1320 तक सत्ता चलाई है, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 1290 टू 1296 6 वर्ष तक सत्ता में बैठा। ये गुलाम वंश हो गया है, गुलाम वंश की तारीखें और गुलाम वंश के द्वारा बनवाए गए जो बड़े बड़े कार्य हैं। जैसे हम लोग 2 इमारतों को, स्थापत्य कला की 2 इमारतों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक बड़ी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस समय का एक बहुत बड़ा संत हुआ करता, सूफी हुआ करता था। उसके स्मरण में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इस कुतुब मीनार के निर्माण के बाद उसको इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया था और इल्तुतमिश के बाद अब खलजियों ने फिर बाद में 3री मंजिल 4थी मंजिल कुछ ऐसे करके है। अभी कुतुब मीनार का इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा हमको मिलेगा। कुतुब मीनार स्थापत्य कला के रूप में पूरे संसार में आज भी विश्वविख्यात है और आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट टर्न पे हम खलजी वंश को देखेंगे। अभी फिलहाल इतना है, वो आप लोग लर्न कर लीजिए। और मैगजीनें पढ़ रहे हैं लगातार, मैगजीन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैगजीन पढ़ते रहिए लगातार, नहीं तो मालूम पड़ा कि किसी एक दिन इकट्ठा। और इस समय का जो ट्रेंड एग्जामिनेशन का चल रहा है वो लगातार करंट अफेयर रख रहा है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मैगजीन को लगातार पढ़ते रहें, अपनी मेमोरी को अपग्रेड करते रहें, ठीक है।